सब लोगों की नज़र है अधिकारियों पर, प्रशासन पर। जनता सजग है, सब लोगों पर जो है नजर पड़ी। बात अब देखिए इलेक्शन कमीशन, पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के ज़माने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। कहीं भी ऑफिशियली ये बात आई है? वेयर इज इलेक्शन कमीशन? मतलब भाजपा जितना पाप करेगा सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। हमारे पत्रकार बंधु सब लोगों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि चुनाव प्रचार जो है कल समाप्त हो गया और कल यानी 11 नवंबर को मतदान होना है। हमको लगता है कि हमने लगभग 165 रैलियाँ जो है 171 जो है जन सभाएं चुनाव के दौर में हम लोगों ने किया है, जो हमको लगता है कि सबसे अधिक है। यानी कोई ऐसा जिला नहीं बचा या ब्लॉक नहीं बचा जहां हम नहीं गए। और हर जगह लोगों का जो मूड देखने को मिला वो बदलाव का रहा। बढ़ चढ़ करके, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, सब लोगों ने पहले चरण में जो है मतदान किया। और एक ही बात थी कि 20 साल पुरानी जो सरकार है, 20 साल में सबसे ज़्यादा गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, ना कारखाना, ना फैक्ट्री, ना उद्योग, ना धंधा, सबसे ज़्यादा पलायन, शिक्षा चिकित्सा चौपट प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे बिहार। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार के लोगों का ये कहना है कि 20 साल राज करने के बाद भी एनडीए ने बिहार को सबसे अंतिम पायदान पर लेकर के, बल्कि 20 साल में डबल इंजन चाहती तो बिहार को नंबर 1 स्टेट बना सकती थी। 11 साल केंद्र में, 20 साल राज्य में। लोग जो है बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया है बिहार से, 4-5 करोड़, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए लोगों को जो है बाहर जाना पड़ता है। अब बिहार के लोगों को है कि आगे बढ़ना है। अब बिहार के लोगों को सुख सुविधा बिहार में चाहिए। कोई परिवार बिछड़े ना, केवल होली और छठ में ना मिले, बल्कि जिंदगी भर जो है साथ रहे। और बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई की व्यवस्था हो, उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। लोग अब ये चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि 171 जो हम लोगों ने रैलियां की पूरे बिहार में, एक सुर से एक आवाज़ आ रही थी कि इस बार बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और पहले चरण में भी लोगों ने इस आधार पे वोट किया। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं।
और इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं, कलम राज को लाने जा रहे हैं। अब बिहार केवल सुर्खियों में नहीं रहेगा, बल्कि अब बिहार सफलताओं में गिना जाएगा। बिहार जो है सबसे विकसित राज्य जो है वो बनेगा। 20 सालों में केवल सुर्खियों में रहता है, सफलताओं में कहीं आप देख लीजिए, इवन सदन में भी भाजपा के नेताओं से, एनडीए के नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से, दो बेकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे हमने पूछा कि एक काम बता दो जिसमें बिहार पूरे देश में नंबर 1 है। किसी के पास जवाब नहीं। सदन की बात बता रहे, कई बार हमने पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब जो है 14 तारीख के बाद बिहार जो है सफलताओं में गिना जाएगा। सबसे विकसित राज्यों में बिहार जो है गिना जाएगा, जहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, जहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी, जहाँ पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी, जहाँ आईटी हब होगा, एजुकेशनल सिटीज़ होंगे, सुपर स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल बनेंगे और किसी बिहारी भाई को दूसरे राज्य ना जाना पड़े, ऐसा बिहार जो है हम लोग बनाएंगे। से कई हमारी सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं। हालांकि आप लोगों ने तो सराय रंजन या समस्तीपुर का देखा ही होगा कि पर्चियाँ जो है किस हिसाब से वीवीपैट का फेंका हुआ था। इसमें कई लोग सस्पेंड भी हुए हैं बाद में, जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई तब लोग डरे हुए हैं, सत्ता में बैठे लोग घबराए हुए हैं। कल हमने एक वीडियो भी जारी किया था, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई केंद्र मंत्री, गृह मंत्री को कोई काम नहीं। पटना में लगातार कई दिनों से डेरा बनाए हुए, कई बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया, निर्देश दिए गए, अपने रेंज का देखना है उनको, कहाँ डिस्टर्ब करना है, किन किन व्यक्तियों को चुनाव से पहले उठाना है। मतलब सीएम हाउस से भी एक आध रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा लगातार फोन जा रहा है बड़े बड़े जिला के अधिकारियों को, रेंज वाले जितने अधिकारी हैं, बुलाया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। तो ये बौखलाहट बताती है कि ये लोग जाने वाले हैं। हम लोगों की पैनी नजर है, जनता एक पांव पे खड़ी है। हम तो चाहेंगे कि जितने अधिकारी, सूचना हमको उन्हीं अधिकारियों से मिली है जिनको ये निर्देश दिए गए। तो हम तो कहना चाहते भाई, जनता एक पांव पे खड़ी है। संविधान का जिन लोगों ने शपथ लिया है, न्यायपूर्ण काम करें, दबाव में ना करें, वरना इस बार जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। सब लोगों की नजर है अधिकारियों पर, प्रशासन पर। जनता सजग है, सब लोगों पर जो है नजर डाली है। बात अब देखिए इलेक्शन कमीशन, पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है
और 14 को रिजल्ट है तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया है। अरे भाई, इतना तो पहले के जमाने में उसी दिन उसी वक्त मैनुअली लोग निकाल करके दे देता था कि इतना प्रतिशत जो है पुरुषों ने मतदान किया, इतने प्रतिशत जो है महिलाओं ने मतदान किया, और ये उम्र के लोगों ने इतना इतना मतदान किया। आप मीडिया के लोग यहाँ हैं, विद्वान लोग हो, जरा बताइए, आप लोगों को जानकारी में है क्या ये? कहीं भी ऑफिशियली ये बात आई है? वेयर इज इलेक्शन कमीशन? मतलब भाजपा जितना पाप करेगा सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। भाजपा पाप करता रहे, इलेक्शन कमीशन उसका पाप धोता रहे। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया, लग रहा है मर गया है। ये तो सिंपल सी बात है भाई। विदेशों में कितना देश का नाम बदनाम करेंगे ये। विदेशी पत्रकार भी अगर पूछेंगे भाई कितना रेशियो है, 4 दिन हो गया चुनाव को, अब तक नहीं आया, तो देश का तो मजाक उड़वा रहे हैं लोग। तो हम तो जानना चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द देखो, ऐसा जो आप लोगों का रफ्तार है, लग नहीं रहा कि दूसरा फेज वाले का पता भी चल पाएगा कि कितना रेशियो में किसने किसने कितना मतदान किया। आपको हम बता दें, ने बिहार को जितना बदनाम किया, जो बात बिहार के बारे में बोल रहे हैं, क्या वो गुजरात के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? गुजरात में क्या क्या बातें करेंगे, वो फैक्ट्री की बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे, और यहाँ अगर उनकी पूरी भाषा, पूरा वाक्य देखिएगा या शब्दों का चयन देखिएगा तो नेगेटिव, नकारात्मक। मतलब हम लोग भी चाह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इतना इतना सभा किए हैं ऑफिशियली अनऑफिशियली, कम से कम एक रोड मैप, एक विजन तो बता दो प्रधानमंत्री जी कि आप अगला 5 साल बिहार को कैसे आगे बढ़ाइएगा। 11 साल तो बढ़ा नहीं पाए प्रधानमंत्री रहते हुए, 20 साल में बिहार आगे बढ़ा नहीं। अब जो है जुमलेबाजी और तरह तरह के गाने फाने जो है गा रहे, कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री आजकल लगता है कि भाई पता नहीं कौन सा वेब सीरीज देख रहे हैं। इतना फुर्सत का समय प्रधानमंत्री के पास, कौन सा वेब सीरीज प्रधानमंत्री देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तेजस्वी यहाँ कलम बांटता है, नौकरी बांटा, आपको नजर नहीं आया प्रधानमंत्री जी? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जितना इनको सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे का भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा नहीं दिखा, क्या सवाल प्रधानमंत्री जी इन लोगों से किया? नहीं करेंगे ना। सम्राट चौधरी ने क्या क्या किया है भाई, दिलीप जायसवाल जी का क्या क्या है, मंगल पांडे का क्या क्या है, अशोक चौधरी वगैरह लोग छोड़िए, कितना ऐसा लिस्ट हम लोग गिनाएंगे। कोई सवाल तो नहीं करता इन लोगों से प्रधानमंत्री जी। और आपको तो बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया। क्या प्रधानमंत्री की नजर उल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, राजवल्लभ, अनंत सिंह साधु महात्मा लगते हैं? ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, क्या वो साधु महात्मा है? ये लोग मंच साझा कर रहे थे। और छोड़िए, सृजन घोटाले वाले मुख्य आरोपी विपिन शर्मा का विशेष पास बनवा करके उन्होंने एयरपोर्ट पर बुला करके पीठ ठोका है।
आप समझ जाओ। वाह रे वाह प्रधानमंत्री जी, कथनी और करनी में कितना अंतर है। थोड़ा सा भी तो लज्जा आना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। थोड़ा सा अपना पुराना भाषण ही बिहार का पढ़ लीजिए। आपको तो बिहार आने में शर्म आना चाहिए था, फिर भी आपने जो है कोई मर्यादा नहीं रखी। सृजन घोटाले वाले विपिन शर्मा को बुला के पीठ ठोक रहे हो भाई, जो मुख्य आरोपी है। विशेष पास बनवा कर आनंद सिंह, उल्लास पांडे, राजबल, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे बड़े अच्छे लोग हैं। ये लोग तो कुछ चलाते नहीं है, मिलता नहीं है ना। ये लोग तो भोलेनाथ पे दूध चढ़ाते हैं, है ना। वही है, भाजपा में जाओगे तो पाप धुल जाएगा। गंगा जी में नहाइएगा, गारंटी नहीं है कि भैया पाप धुले कि ना धुले, लेकिन आस्था हम लोगों की है गंगा जी के प्रति। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों की आस्था गंगा जी से ज्यादा मोदी जी और अमित शाह में है। कुछ करेंगे, पाप धुलने की गारंटी जरूर है।